चलो आगे सारे बैठ गए सारे, ले लिया आइसक्रीम के मजे, शुरू करें अपन। बोलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अर्निंग, लेट्स स्टार्ट। चलो, कल लाइट जाने के पहले हम लोगों ने आई थिंक रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट्स के पहले पहले सब कुछ खत्म कर दिया था। कुछ याद है क्या आपको? सीआरआर, एसएलआर, व्हाट इज सीआरआर? इट्स द रेशियो which the commercial banks have to keep with central bank और it is लगभग 4%। यस सर, कुछ चार्ट याद आ रहा है आपको? बोलो बच्चों, याद आ रहा है ना? ये देखो, the rate at which commercial bank has to keep with RBI, that is around 4%, and the rate at which commercial bank has to keep with themselves is called as SLR, और ये लगभग 18 से 20% होता है। कभी कभी कुछ बैंक्स 25% तक इसको रखती है। ये क्यों? क्योंकि सर कंटिजेंसी को मीट करने के लिए, अगर जिसने पैसा रखा है अगर वापस पैसा लेने आ जाता है तो सर उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए पैसा रखा जाता है। फिर अपन ने थोड़ा सा अपन डीप में गए थे, अपन इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखा था कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है तो मार्केट के अंदर पैसा है, बराबर कि नहीं? अब उस पैसे को कम करना है तो सीआरआर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे, ताकि कमर्शियल बैंक से पैसा आरबीआई के पास ज्यादा आ सके और मार्केट के अंदर पैसा कम रह सके, लिक्विडिटी कम रह सके। सगळ्यांना कळलं का? हो सर। चलो आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैपिटल मार्केट्स, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट्स। कल मैंने कुछ किसने कुछ तो बोला था मेरे को कल, कैपिटल मार्केट्स और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज कैपिटल मार्केट्स? आपने इसका नाम सुना है क्या? बीएससी, एनएससी, सुना है क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सब्जी मार्केट है। नहीं रे, सब्जी मार्केट है बेटा। अरे सब्जी मार्केट है, सुनो मेरी बात, आपको बताओ सब्जी मार्केट क्यों है। देखो मेरी बात, आलू, आलू का चालू बेटा कहां गए थे? आलू, ये आलू जो है, ये आलू किधर किधर मिलता है? सब्जी मार्केट में। मतलब दाना बाजार का सब्जी मार्केट, फिर आप फुले मार्केट चले जाओ, फिर आपका शनिपेट चले जाओ, फिर आपका बलिराम मंदिर चले जाओ, मतलब जितने आपके सब्जी मार्केट है सब जगह पे आलू मिल सकता है। हाँ, वैसे ही जो रिलायंस का स्टॉक है, जो रिलायंस का स्टॉक है, वो स्टॉक इंडिया के 23 स्टॉक मार्केट्स में मिल सकता है। रिलायंस का स्टॉक इज आलू और ये स्टॉक मार्केट जो है ये सब्जी मार्केट है। मतलब सर ऐसी बहुत सारी सब्जियां बहुत सारे मार्केट्स में मिलती है, लेकिन कौन से दो मार्केट फेमस है? फुले मार्केट और बलिराम पेट। ऐसे ही ये फुले मार्केट और बलिराम पेट कौन है? बीएससी और एनएससी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर, ये दो मार्केट फेमस है और इसी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और ये दोनों मार्केट्स के अंदर मोर देन 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है। क्या है? मोर देन 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है। अब आप मुझे बताइए प्रेमांश, आप बताओ, आपको अगर फॉर एग्जांपल मान लेते कि भाई आपको पैसे आपके पास पैसे आ गए, आप सीए बन गए, आप लोग पीडब्ल्यूसी में जॉब कर रहे हो, आपको 12 लाख का पैकेज है, साल का लाख रुपए महीने का आपका पैकेज है। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा। आपने डिसाइड किया कि यार चलो एक काम करते स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बताओ कौन सा स्टॉक्स लोगे? व्हाट इज निफ्टी 50? हाँ, हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने लाख रुपए लगा दिए तो निफ्टी 50 में पैसा डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। टॉप 50 कंपनी का आपको इंडेक्स मिलता है। मतलब देखो, सबसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर 5000 कंपनीज है, तो 5000 कंपनीज का डेटा अगर आप लोग देखते रहे, अगर एक दिन आपने एक कंपनी में भी लगाया तो 5000 दिन लगेंगे कंपनीज को देखने में कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप पैसा किस में लगाओगे? डूबती कंपनी में लगाओगे क्या? नहीं, कुछ कंपनी बहुत तगड़ा काम कर रही है, प्रॉफिट देगी, डिविडेंड देगी, तो उस कंपनी में लगाओगे, बरोबर है? तो सर सिंपल सी बात है, 5000 कंपनीज को इसका डिटेल निकालना, रेके निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए सेबी ने क्या करा, इन दोनों के इंडेक्स बनाए। क्या बनाए इनके? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। तो आपका जो बीएससी है, बीएससी का एवरेज है सेंसेक्स और एनएससी का एवरेज है निफ्टी, जिसको प्रेम से निफ्टी 50 बोलते हैं, क्योंकि यहां पे टॉप 50 स्टॉक्स आर इनटू इंडेक्स और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 स्टॉक्स आर इनटू इंडेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स है एवरेज। अब फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, मैं बताता हूं कि भाई मेरी क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कैसे बोला मैंने? मैंने 10 बच्चों का डेटा लिया, 10 बच्चों का डेटा लिया, किसी को 20 में से 18 है, किसी को 19 है, किसी को 20 है, 18 19 20 18 19 20। तो मैंने क्या बोला, मेरी क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैंने एवरेज बना लिया। कोई बच्चा फेल भी था, फिर भी मैंने वो एवरेज के अंदर उसको ले लिया। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये 5000 कंपनीज का एवरेज निकला, इंडेक्स निकला। इसलिए आप देखो, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, कभी कभी खबर आती है निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कभी कभी खबर आती है ना कानों के अंदर, क्यों आती है? क्योंकि ये सब क्या है? ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है स्टॉक मार्केट के, वही है तुम्हारा कैपिटल मार्केट्स।
The Securities and Exchange Board of India was set up in 1988. करो highlight. Was set up in 1988. कर दो highlight फटाफट. And was given statutory recognition in 1992. ए इसका है ना बहुत बड़ा कोरिलेशन है किससे? स्कैम से. स्कैम 1992 देखो बन गई थी ना, सेबी बन गई थी ना 1988 में, 1988 के अंदर सेबी बन गई थी, लेकिन उसको पावर 1992 में क्यों दिया गया? क्योंकि स्कैम जब हुआ था तब सेबी के पास उतने पावर्स नहीं थे. स्कैम इतना बड़ा कांड होने के बाद में सेबी को पावर्स दिए कि भाई आप अरेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, फलाना कर सकते हो, ढिमका कर सकते हो. उसके बाद में उसको पावर्स दिए गए थे. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन द ईयर 1992. गॉट इट? Now SEBI has been mandated as an independent regulator of the capital market so as to create a transparent environment which would facilitate mobilization of adequate resources and their efficient allocation. इस पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही एजेंसी है जिसका नाम है SEBI जो स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करती है. ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन कैपिटल मार्केट्स. मनी मार्केट्स के अंदर अभी नहीं घुसूंगा मैं, जब मनी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब चलेंगे अपन. ठीक है, चलो ओके. नाउ लेट्स गो इनटू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 जुलाई 1991. कर दो हाइलाइट. It was announced in the year 24 July 1991. फटाफट से कर दो हाइलाइट. 24 July 1991 sought to substantially deregulate industry so as to perform growth of a more efficient and competitive industrial economy. Now, in order to provide greater competitive stimulus to the domestic industry, a series of reforms were introduced. आइए देखते हैं कि भाई कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे. सबसे पहले आपको याद है कि मैंने बोला था लाइसेंस राज, हर चीज में लाइसेंस लगेगा, छोटी छोटी चीजों में भी लाइसेंस लगेगा. अब क्या किया, उस लाइसेंस को हटा दिया. क्या किया? लाइसेंस राज बाय रिमूविंग लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18. कुछ ऐसी 18 इंडस्ट्रीज थी जिसको छोड़ के सबके ऊपर लाइसेंस राज हटा दिया गया. आर यू क्लियर? ये रिफॉर्म लाए गए. अब that related to scrutiny and strategic concerns, social reasons, problems related to safety and overriding environmental issues. Consequently, 80% of the industry was taken out from the लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क. मतलब 100 में से 80 कंपनियों को लाइसेंसिंग हटा दिया गया था. इतना अपन ने क्या किया? लिबरलाइज कर दिया इकोनॉमी को. दिस इज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस टू 5. अब पहले 18 थी, अब 5 हो चुकी है. कौन सी? आइए पढ़ते हैं. देखो कौन सी? आर्म्स एंड अम्युनिशन. क्या होती है आर्म्स एंड अम्युनिशन? आर्म्स एंड अम्युनिशन क्या होता है बेटा? हाँ, क्या होता है आर्म्स एंड अम्युनिशन? वेपन्स. फिर atomic substances, narcotic drugs and hazardous chemicals, distillation and brewing of alcoholic drinks and cigarettes and cigars, as these have severe implications on the health, safety and environment. ये 5 चीजों जो है इसके लिए अभी भी लाइसेंसेस लगता है. विदाउट लाइसेंस आप दारू बेच सकते हो क्या? ड्रग्स बेच सकते हो क्या? हाँ, फार्मास्यूटिकल के लिए लाइसेंस लगता है, बराबर है कि नहीं? एटॉमिक अगर आप कुछ चीज कर रहे हो उसके लिए लाइसेंस लगता है. तो बिना लाइसेंस के आप काम कर सकते नहीं हो. पानी पूरी बेचने के लिए लाइसेंस लगता है क्या? क्या लाइसेंस? कपड़े बेचने के लिए? अरे ये सब रोजमर्रा की जिंदगी है. लेकिन आप ये जो आइटम देख रहे हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन, गोला बारूद, कोई भी नॉर्मल इंसान गोला बारूद बना सकता है क्या? यूपी जाओगे कट्टे मिलेंगे आपको, कट्टे. यार छोटे छोटे बच्चे के पास कट्टे मिलेंगे. आज नहीं, अभी योगी राज के अंदर बहुत सारी चीजें कम हो चुकी है. किस किसने वो देखी है? क्या नाम उसका? भोकाल नहीं, मुन्ना भैया, गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं रे, अरे वो कौन सी सीरीज आई थी यार? मिर्जापुर, मुन्ना भैया, बाहुबली, बराबर कि नहीं? उसके अंदर आप देखो सबके पास कट्टे होते हैं. आर्म्स एंड अम्युनिशन जो ये इलीगल है ना बेटा, ये बिना लाइसेंस के ना बनते हैं. किसको जरूरत पड़ती होगी आर्म्स एंड अम्युनिशन की? किसको जरूरत पड़ती होगी? आपको जरूरत पड़ती है बेटा? आपको जरूरत पड़ती है? ऑब्वियसली नॉट. इट इज नीडेड बाय आरबीआई. पागल है क्या रे आदमी? आर्मी. आर्मी. इट इज नीडेड बाय आर्मी. इट इज नीडेड बाय सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो फॉर देयर प्राइवेट सिक्योरिटी कंसर्न. रखते हैं ना वो भी लाइसेंस रखते हैं. लाइसेंस रिवॉल्वर रखते हैं ना. हाँ. फिर एटॉमिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड हजार्डस केमिकल्स एंड डिस्टिलेशन एंड ब्रीविंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड सिगरेट्स एंड सिगार्स. कितने का आता लाइसेंस पता? दारू का. यानी गेस. देखो दो चीजें होती है. एक होता है नॉर्मल वाइन का बार डालना, वाइन बार, और एक एक्चुअल में अल्कोहल की पूरी दुकान डालना. दोनों फर्क है. ये थोड़ा सस्ते में आता है. ये जो अल्कोहल का जो लाइसेंस है ना, ये बहुत तगड़ा जाता है, करोड़ों में जाता है. 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसा जाता है. लेकिन उसकी कमाई कुत्ते जैसी कमाई है, अंधा कमाई है, बराबर कि नहीं? सब्जियां, अगरबत्ती बेचते बेटा, क्या बेचते? क्या बेचेंगे इसके अंदर? अरे कोई वो तेको पता बेटा टाइप्स.
क्या होगा टाइप से सब मिलता उधर, सब मिलता, देसी विदेशी सब मिलता उधर। क्या बेचते बोले, आलू बेचते आलू, येड़ा। हाँ चलो। एंड these have severe implications on health safety and environment। तो कभी भी गवर्नमेंट इसका खुला छूट नहीं देती है, लाइसेंसेस के बाद ही ये करने को मिलता है, ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 8 सेक्टर्स बेस्ड ऑन स्क्रूटिनी एंड स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स। सब्सिक्वेंटली अभी सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बोलो कौन से? रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। आप बोलोगे सर रेलवे ट्रांसपोर्ट ये तो सर पैसा कमाने के लिए बनी कंपनी। हाँ तो क्या हुआ, पैसा कमाने के लिए बनी कंपनी, थोड़ा बहुत वेलफेयर है क्योंकि प्राइसेस थोड़ी लो है। अगर ये अडानी अंबानी आ जाए तो इसके प्राइसेस शॉर्ट एकदम बिल्कुल बढ़ नहीं जाएगी, खतरनाक बढ़ जाएगी ना फिर। देन अगला, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट वाज रिस्ट्रक्चर्ड एंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू मर्जर अमालगमेशन एंड टेक ओवर वेर रिप्लेस्ड। देखो मर्जर अलग होता है, अमालगमेशन अलग होता है, टेक ओवर अलग होता है। इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे आपको शायद। व्हाट इज मर्जर? वीआई, वोडाफोन आइडिया इज अ मर्जर। टेक ओवर क्या होता है? आपने देखा होगा कि भाई रिलायंस ने कैंपा कोला को टेक ओवर कर दिया, कैंपा कोला हैज बीन टेक ओवर। यस सर, नो सर? यस सर। अडानी हैज टेक ओवर अंबुजा, अडानी हैज टेकन ओवर अंबुजा एंड एसीसी। यस सर। अडानी ने एनडीटीवी में स्टेक बाय किया, दैट इज अमालगमेशन। खुद को अपना उसकी इक्विटी बाय करी, 18% शेयर है अडानी का एनडीटीवी के अंदर। पता है आपको? एनडीटीवी पता है? न्यूज चैनल, वो अडानी का है, 18-19% अडानी का शेयर है उसके अंदर। प्लस आप देखो अभी कि अनन्या बिरला जो है, आदित्य बिरला की बेटी, कुमार मंगलम बिरला की बेटी, उसने आरसीबी में स्टेक बाय किया। व्हाट इज दैट? इट इज समवेयर डाउन द लाइन इट इज टेक ओवर। उसने आरसीबी को टेक ओवर किया है विथ 2-3 मोर पीपल एंड मेजॉरिटी स्टेक विथ अनन्या बिरला। आर यू क्लियर? यस सर। तो ये सब चीजें अलग है, आप जब फर्दर स्टडीज में जाओगे तो इन सब की अकाउंटिंग पढ़ोगे, मर्जर की अकाउंटिंग, अमालगमेशन की अकाउंटिंग, टेक ओवर की अकाउंटिंग, मजा आएगा आपको। चलो। And this has eliminated the need for pre-entry scrutiny of investment decisions and prior approval for large companies for capacity expansion or diversification. Now, many goods produced by small-scale industries have been de-reserved, enabling entry of large-scale industries. The policy ended the public sector monopoly in many sectors. देखो आप लोग पहले ये जो public sector की monopoly थी वो बहुत सारे सेक्टर में थी, जैसे बैंकिंग हो गया, फिर इंश्योरेंस हो गया, फिर आपका मिलिट्री वगैरह हो गया, फिर एटॉमिक एनर्जी हो गया। इस सब के अंदर क्या था? पहले बहुत ज्यादा मोनोपोली था पब्लिक सेक्टर का, अभी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। बैंक्स कितनी सारी आ चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी कितनी सारी आ चुकी है। अरे यस सर, नो सर? यस सर। Then the number of areas reserved for public sector was narrowed down to ensure liberal participation by the private sector. Only 8 industries which are of importance due to strategic and security concerns were reserved for the public sector. The changes continued and we find that now the industries reserved for the public sector are only a part of atomic energy generation and some core activities in the railway transport. Core activities in the railway transport किसी private person को दिए, बाकी जो railway transport है पूरा किसका है? गवर्नमेंट का है, पब्लिक का है, ठीक है ना। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज लिबरलाइज्ड, मतलब एफडीआई अलाउ कर दिया। क्या अलाउ कर दिया? एफडीआई। आज आप देखो ताइवान की एक कंपनी है, ताइवानीज कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग प्लांट बनाती है। सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग, उसका प्लांट इंडिया में है। एप्पल का प्लांट इंडिया में है। टेस्ला वांट्स टू कम इंडिया। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एफडीआई, दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले रिस्ट्रिक्शन था, अभी ओपन कर दिया है। नाउ द एफडीआई इज अलाउड। लेट्स सी कौन से सेक्टर में कितना कितना परसेंट अलाउड है। द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक अप्रूवल वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑटोमेटिक अप्रूवल मतलब बिना आरबीआई के परमिशन के, ऑटोमेटिक अप्रूवल मतलब बिना आरबीआई के परमिशन के, was introduced for foreign direct investments up to 51%, which was later extended to nearly all the industries except the reserved ones. FDI is prohibited only in 4 sectors, that is retail trade, atomic energy, lottery business and betting and gambling. इन चारों के अंदर हाईलाइट कर दो, इसके अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है। हो गया? बोलो बच्चों फटाफट से। डन। चलो। Now external trade was further liberalized by substituting the positive list approach of listing license free items on the OGL list. OGL list मतलब open general list with the negative list approach. The policy did away with import licensing on all but a handful of intermediate and capital goods. The consumer goods
which remained under licensing was made free 10 years later. Today, except for a handful of goods disallowed on health, environmental, and safety grounds, and few others such as edible oil, fertilizer, and petroleum products, all goods can be imported. ये कि देखो edible oil, fertilizer और petroleum, recently मोदी जी ने इन तीनों पे ही restriction लगाया है. कुछ नोटिस हुआ क्या? कुछ नोटिस हुआ क्या? एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मोदी जी ने अभी इन तीनों पे ही रिस्ट्रिक्शन लगाया. क्यों? क्योंकि सर सबसे ज्यादा डॉलर इसी में जाता है. यस सर, नो सर? सबसे ज्यादा डॉलर इसी में जाता है बिकॉज वी इंपोर्ट दिस प्रोडक्ट, वी डोंट हैव दिस. पाम ऑयल, पाम ऑयल किसको उसको पता है पाम ऑयल क्या होता है? सुना है क्या पाम ऑयल? पाम ऑयल नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सुना है ना? सबसे ज्यादा इंपोर्ट अपन पाम ऑयल ही करते हैं एडिबल ऑयल के अंदर. पाम ऑयल इज एडिबल बट इट इज डेंजरस टू हेल्थ. बट सबसे ज्यादा इंपोर्ट अपन पाम ऑयल का ही करते हैं. इसलिए मोदी जी बोलते हैं कि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम करो ताकि डॉलर कम जाए बाहर, ताकि हमारे इंपोर्ट बिल्स कम हो सके, ताकि हमारा रुपी एप्रिशिएट हो सके. रुपी 96 हो चुका है. इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी एज कंपेयर टू ऑल अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड, एंड सूनर और लेटर इट विल टच 100. देखते रह जाएंगे हम लोग. अरे इस सर, नो सर, वी हैव इंपोर्टेड मोर इन लास्ट ईयर एज कंपेयर टू एक्सपोर्टेड. We are into deficit, and to cover that deficit, somewhere down the line we have to curb our imports or we have to increase our exports. That's the only solution. There is no other solution in that. क्योंकि ट्रम्प चाचा तो मानने वाले नहीं है. ट्रम्प चाचा तो मान ही नहीं रहा. वो बुढ़े को पता नहीं क्या है, एकदम चूल मची है कि जाते जाते सबको लड़ा के जाऊंगा, वर्ल्ड वॉर, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर करा के जाऊंगा. तकलीफ हो रही ना यार. आप इमेजिन करो. आपको पता है आज मैंने प्रेस रिलीज पढ़ा, जो एविएशन सेक्टर है ना, एविएशन सेक्टर पता क्या होता है? फ्लाइट्स. उन्होंने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, अगर आप एटीएफ पे एक्साइज ड्यूटी अगर नहीं कम किया, एटीएफ पे अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं कम किया, या फिर आपने कहीं ना कहीं हमारे लिए नहीं सोचा, तो हमारी फ्लाइट्स बंद हो जाएगी. द वर्स्ट सिचुएशन. इफ द फ्लाइट्स गेट क्लोज्ड, imagine the kind of worst impact on the economy, isn't it? Just like COVID. Were you able to fly? No. सेम अगर एयरलाइंस यहाँ पे बंद हो जाती है, धंधा तो ठप हो जाएगा ना भाई. ना बाहर आ पाएंगे, ना बाहर से जा पाएंगे, ना इंडिया में ट्रैवल कर पाएंगे. कैसे चलेगा? सीरियस सिचुएशन, and India has to deal with it. I should not say this thing that it is a high time, but it may, because so many of the economic analysts and so many of the MDs, CEOs, CFOs of the big companies, they have already warned that something big is coming in India. Actually, something is big is coming. I hope, fingers crossed, that the war gets stopped as soon as possible. Otherwise, मरेंगे, सब मरेंगे. क्योंकि इंडिया के लोगों की नींद बहुत देर से जागती है. आज भी आप देखो कि फिजूल के खर्चे करना, गोल्ड नहीं बोला है बाय करने के लिए, फिर भी कुत्तों जैसे लाइन लगा रहे हैं गोल्ड बाय करने के लिए, जैसे कि मर जाएंगे बिना गोल्ड के. हाँ, इसके ऊपर क्यों? प्राइस हाई करने के लिए, ताकि लोग बाय ना करें. अरे लोग इतने अमीर है फिर भी बाय करेंगे. चांदी किधर चले गई थी, फिर भी लोग लेने के लिए तैयार थे. क्या पैसा लोगों के पास? चलो, समझ में आया तुम लोगों की चीज, है ना? चलो. And all the goods can be imported. Like in 1991, the highest tariff of 355%. 1991 में कितना था टैक्स? 350%. बाप रे. The top tariff rate was brought down to 85% in 1993-94 and to 50% in 95-96 and 2007. It has come down to 10% with some exceptions such as automobile at 100%. तो ऑटोमोबाइल पे 100% टैरिफ लगता है. मतलब क्या? बाहर से अगर फरारी मंगाओगे, फरारी ऐसे ना दिखती, बाहर से अगर फरारी मंगाओगे, 100 रुपए की अगर फरारी है तो वो 200 में आएगी. 100% टैक्स लगेगा. समझ में आया क्या? चलो. रुपी वॉज डिवैल्यूड बाय 18% अगेंस्ट द डॉलर. डिवैल्यूड ये एक अलग कंसेप्ट है. डिवैल्यूड और डेप्रिसिएशन ये दोनों अलग कंसेप्ट है. डिवैल्यूड, डेप्रिसिएशन, ये दोनों अलग कंसेप्ट है. ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा. इसको मार्क करके रखो. डिवैल्यूड. चलो एक स्टेटमेंट लिख के रखो ताकि आप लोग ये चैप्टर रेफर करोगे तो आपको याद रहेगा. लिखो. डिवैल्यूएशन मींस डेलिबरेट
डेलिबरेट ब्रैकेट जानबूझ के, डेलिबरेट जानबूझ के, डिवैल्यूएशन का मतलब लिखो, लिखो डेलिबरेट कॉमा, कॉमा बोल रहा हूं, ब्रैकेट जानबूझ के रुपी को डॉलर के अगेंस्ट में तोड़ना, जानबूझ के रुपी को डॉलर के अगेंस्ट में तोड़ना। और डेप्रिसिएशन मतलब, और डेप्रिसिएशन मतलब, और डेप्रिसिएशन मतलब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुपी टूटना, मार्केट फोर्सेस ब्रैकेट डिमांड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ब्रैकेट डिमांड सप्लाई के हिसाब से रुपी टूटना, मार्केट फोर्सेस ब्रैकेट डिमांड सप्लाई के हिसाब से रुपी टूटना। ये रुपी टूटना मतलब पता है ना आप लोगों को, रुपी डेप्रेशन होना, रुपी की बैंड बच जाना, जैसे एक रुपए, $1.95 का $1 100 हो जाना, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। So rupee was devalued by 18% against the dollar. From 1994 onwards, all the current account transactions, including business, education, medical, and foreign travel, were permitted at market exchange rate, and rupee became officially convertible on current account. करो हाईलाइट इसको, rupee became officially convertible on current account. The disinvestment of government holdings, आपको याद है क्या, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयर इंडिया का, बैलेंस शीट बनाई थी मैंने, याद है क्या, ये गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, गवर्नमेंट बैलेंस शीट, इसके अंदर एसेट साइड के अंदर एयर इंडिया था, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेच दिया, पहले इन्वेस्ट किया था अब डिसइन्वेस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, बराबर है कि नहीं, किसको बेचा, प्राइवेटाइज कर दिया उसको, टाटा को बेच दिया, सो द गवर्नमेंट होल्डिंग्स गॉट disinvested, उसको बोलते हैं disinvestment. So the disinvestment of government holdings of equity share capital of public sector enterprises was very bold step. लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल, इंडियन एयर इंडिया, एयर इंडिया लिखो, एयर इंडिया disinvested to Tata, एयर इंडिया disinvested to Tata, लिखो एयर इंडिया disinvested to Tata, टाटा, चलो टाटा जैसा कोई दूसरा है ही नहीं हिंदुस्तान में, इतने बड़ी डेट के अंदर कंपनी उठाई है भाई। When I was an article, I have worked for Air India. इतना गंदा ऑफिस, आपने कभी शादी में कहीं घर पे टेंट बुलाया होगा, तो टेंट वाले के पास कैसा गोडाउन होता है गंदा सा, वैसा था ये एयर इंडिया का ऑफिस, उल्टे पंखे थे उल्टे, पर तो जाके देखा था मैं, डर ही गया था, मैंने कहा गया भाई, देखा तो एयर इंडिया का ऑफिस है ये, जीएसटी आने के पहले सर्विस टैक्स का काम किया मैंने वहां पे एयर इंडिया में, गंदी गंदी पुरानी पुरानी फाइल्स, अनरिकॉर्डेड डेटा, मिसप्लेस्ड डेटा, मिसिंग डेटा, इतनी धांधली थी भाई, परेशान हो गए थे, 250-300 करोड़ की फिगर्स मिसिंग है, चल रहा है चलने दो, आखिर में बेचना पड़ा, बिकॉज इनकैपेसिटी टू रेगुलेट एंड फंक्शन, ठीक है। The hitherto constrained public sector units were provided with greater autonomy in decision making and opportunity for professional management for ensuring reasonable returns. The budgetary support to public sector was progressively reduced. मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नींद खुली तो भाई पूरा कंट्रोल हमारे पास रख के चलेगा नहीं, हमको कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर में भी भेजना पड़ेगा। अरे यस सर, नो सर, यस सर। चलो आगे चलते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कहीं ना कहीं टैक्सेस कम करना, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कम करना, क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शंस कम करना, कि आप इतना बाय नहीं कर सकते, इतना टैक्स लगेगा, इतना इतना होगा, तो ये क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शंस कम करना, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का डिसमेंटलिंग। Then focusing on more outward oriented regime with phased reduction and simplification of tariffs and removal of licensing procedures for imports, मतलब imports को भी थोड़ा सा लूज कर दिया गया, ज्यादा जो लाइसेंस थे उसके ऊपर कट कर दिया गया था, ध्यान देना। Now this is the most important paragraph in the entire chapter, ध्यान देना। A number of export incentives were continued. Export incentives का मतलब क्या, लोगों को बढ़ावा दो कि आप एक्सपोर्ट करो, आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे क्या मिलेगा आपको,
जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको डॉलर मिलेगा, आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी और आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ेंगे। जितने ज्यादा फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होते हैं उतनी कंट्री को अमीर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके फॉरेन बाइंग की ताकत बढ़ जाती है। जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व आपके पास है उतनी आपकी फॉरेन बाइंग की ताकत बढ़ जाती है। आज अगर हमारे पास एकदम जबरदस्त वाला फॉरेन करेंसी रिजर्व होता, हमको कुछ डरने की जरूरत होती है क्या? नहीं, हमको पता है कि आप कितना भी महंगा कर दो हम बाय कर सकते हैं, तो हमको आज पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व अनलिमिटेड नहीं है, हमारा भी कहने के जाके लिमिटेशंस होता है। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान थोड़ी है, बराबर है नहीं? वी आर इंडिया। ओके, चलो। So a number of export incentives were continued and new ones were initiated for boosting exports. Export duties were removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets. आप अगर export के ऊपर ड्यूटी लगा दोगे तो जो इंडिया में गुड्स बनने वाले वो बाहर जाएंगे क्या? जाएंगे बाहर? जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? जो चीज बाहर किसी को 100 रुपए में मिल रही है वही चीज आपका वो 120 में क्यों बाय करेगा? अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस इज यूएस, दिस इज इंडिया, यहां से इंडिया के एप्पल्स जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एप्पल्स, मान लेते हैं इंडिया के एप्पल्स जाते हैं और गवर्नमेंट ने एप्पल्स के ऊपर 20% ड्यूटी लगा दी। यहाँ पे 100 रुपए में बिकते हैं, यहाँ पे 90 रुपए में बिकते हैं। कितने रुपए में बिकते हैं? 90 रुपए। यहाँ पे 100 रुपए में बिक रहे हैं, यहाँ पे 90 रुपए में। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी तो सर ये कहीं ना कहीं जाके 110 रुपए में बिक सकते हैं यहाँ पे यूएस में। तो यूएस वाले बोल रहे हैं जब हमको 90 में मिल रहा है तो हम इंडिया के एप्पल्स 110 में क्यों खरीदे? क्यों खरीदे? सिंपल है ना, व्हाई वुड दे बाय इट? हेंस नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। बेचो, सस्ता बेचो ताकि बाहर के देश के लोग ले सके। वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ टू चाइना। चाइना 10 रुपए में चीज बनाता है जो इंडिया में 100 रुपए में बनती है। हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं कि यू वोंट बी एबल टू बिलीव, इतनी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं वो लोग। और सारा अच्छा अच्छा माल अपने कंट्री के अंदर बेच देते हैं और बचा कुचा इंडिया में डंप कर देते हैं, उसको बोलते हैं डंपिंग। इसलिए उसके ऊपर इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। पढ़ेंगे ये भी अपन, एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स? चलो। Then in 1991, India still had a fixed exchange rate system under which the rupee was pegged to the value of basket of currencies of major trading partners. In July 1991, the Indian government devalued the rupee by 18% and 19%. In March 1992, the government decided to establish a dual exchange rate system. The government allowed importers to pay for some imports with foreign exchange valued at free market rates, and other imports could be purchased with foreign exchange purchased at the government mandated rate in 1993. The government unified the exchange rate and allowed for the first time the rupee to float. From 1993 onwards, India has followed a managed floating exchange rate system. अब आप बोलोगे सर ये कुछ वर्ड्स है ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। क्या नहीं पड़ रहे? बास्केट ऑफ करेंसीज, पेग्ड, फिर डिवैल्यूड, फिर ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिर फ्री मार्केट रेट्स, फिर आपका गवर्नमेंट बैक्ड, गवर्नमेंट मैंडेटेड रेट, फिर एक्सचेंज रेट अलाउड और रूपी टू फ्लोट और देन मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ये वर्ड्स अपन 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, 9th चैप्टर के 5th यूनिट के अंदर। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, इधर देखो। पेग, ये पेग मतलब वो वाला पेग नहीं है, ये पेगिंग अलग है। पेग, पेगिंग, बास्केट ऑफ रेट्स। पेगिंग का मतलब क्या होता है? सुनो, मान लेते हैं आपके हाथ में गुब्बारा है। क्या आपके हाथ में? बोलो ना बेटा, गुब्बारा है पीले रंग का। मान लेते हैं ये INR है, इंडियन नेशनल रुपीज, इंडियन करेंसी, और ये जो है ये है यूएस डॉलर। समझा? ये बलून जो है, ये जो ऊपर का फुग्गा है वो है INR और उसके ऊपर जो रस्सी जो है वो है यूएस डॉलर। आप मुझे बताओ, आप इस रस्सी को अगर यहां घुमाओगे तो गुब्बारा भी यहां घूमेगा, आप इस रस्सी को यहां घुमाओगे गुब्बारा भी घूमेगा। मतलब कहीं ना कहीं दिस गुब्बारा इज अटैच टू रस्सी। समझ रहे? मतलब यूएस डॉलर के साथ हमने एक रेट फिक्स कर दिया कि भाई कुछ भी होगा तो हम इसी रेट पे डील करेंगे, कुछ भी होगा तो हम इसी रेट पे डील करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने क्या टेक किया कि भाई $1 इक्वल्स टू ₹10 एग्जांपल।
हमने ये रेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, पेग कर दिया, पेग कर दिया, फिक्स कर दिया, और बोला कि कुछ भी हो जाए हम इसी रेट पे डील करेंगे। उसको बोलते हैं पेगिंग। क्या बोलते हैं उसको? पेगिंग, पेग हो जाना। अब मान लेते हैं कि आप, अब सिंपल सी बात है, अगर यूएस डॉलर का फ्लक्चुएशन होगा तो आईएनआर का भी फ्लक्चुएशन होगा, बिकॉज ये गुब्बारा किसको अटैच्ड है? रस्सी को अटैच्ड है। तो रस्सी हिलेगी तो गुब्बारा भी हिलेगा, मतलब डॉलर हिलेगा तो आईएनआर भी हिलेगा। हाँ, और डॉलर जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। यस सर, नो सर? यस सर। अब पेगिंग सबको समझ में आया क्या, कि एक करेंसी के साथ अपनी वैल्यू फिक्स कर देना। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल था, या है, या होगा? सोच के बताओ। क्या अगर मैं डॉलर का रेट $1 इक्वल्स ₹10 फिक्स कर देता, तो क्या ये अपने कंट्री के लिए अच्छा होता, या है, या हो सकता है? थोड़ा सोच के बताओ, सोच के बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। 1 करोड़ रुपए का सवाल है। यस, एनीवन? बोलो। अच्छा होता? क्यों अच्छा होता? क्यों? हाँ, अच्छा, मतलब डिप्रिसिएशन भी हुआ तो उससे कोई लेन देन नहीं। अच्छा बेटा, अरे बेटा डिप्रिसिएशन अगर हो रहा है तो $1 15, 20, 25 ऐसा होगा ना? ऐसा होगा ना? डिप्रिशिएट होना मतलब और वैल्यू गिर जाना। तो मेरे को एक बात बता, जब तू एक्सपोर्ट करेगा तब तब तो नुकसान है। अच्छा बेटा, पहले तुमने 10 में फिक्स कर दिया, अब वैल्यू 15 हो गई, लेकिन तुमको 10 में डील करना पड़ रहा है, तो एक्सपोर्ट पे तो नुकसान होगा ना, ₹5 का, क्योंकि तुमने एक वैल्यू फिक्स कर दी है। डेप्रिसिएशन हुआ तो फायदा है, लेकिन अरे मेरे को एक बात बता, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पेगिंग नहीं करी, इसलिए तो गवर्नमेंट ने फ्री फ्लोट पे रखा कि अगर डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट में फायदा होगा। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं पाए, हम लोग सिर्फ इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं। तो जब इंपोर्ट करते जा रहे हैं तो हमको नुकसान हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? अगर ये $1 10 का, अगर $1 ₹5 होता तो इंपोर्ट में फायदा होता ना, कम देना पड़ता। अब यहां पे ये $1 10 का 15 हो जा रहा है, तो कम मिल रहा है। अगर अपन फ्री फ्लोट पे रखते कि भाई मार्केट के ऊपर छोड़ देते, जैसा होगा वैसा होगा, जो कि आज है अपना स्टांस, पहले नहीं था, पहले पैक करके रखी हुई थी, फिर गवर्नमेंट को दिमाग आया नहीं भाई, एक काम करते, इसको मैनेज फ्लोट पर रखते। इसको मैं डीप में पढ़ाऊंगा, जब ये 9th चैप्टर आएगा ना, 5th यूनिट, तब उसको मैं डीप में पढ़ाऊंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड हाउ डज इट गो। सबको अभी तक ये पेगिंग समझ में आई क्या? व्हाट इज पेग्ड? पेग मतलब किसी एक करेंसी के साथ अपनी वैल्यू फिक्स कर देना, ताकि एक्सचेंज रेट का कोई फ्लक्चुएशन का कोई टेंशन हो ही ना, स्टेबिलिटी रहे। लेकिन ये स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और कभी कभी आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट जा सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? चलो, और बास्केट ऑफ जो रेट्स है, बास्केट जो है वो बहुत सारे करेंसीज के साथ अपना रेट फिक्स कर देना। जैसे रुपी का जो रेट है वो डॉलर के साथ फिक्स कर देना, युआन, रूबल, सऊदी रियाल और कटार कुवैत, ये इन सब के साथ अपना रेट फिक्स कर देना, उसको बोलते हैं बास्केट। पेगिंग मतलब एक के साथ, बास्केट मतलब बहुत सारों के साथ, उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ करेंसीज। सो दिस वाज द काइंड ऑफ सिस्टम इंडिया यूज्ड, एंड टुडे वी आर यूजिंग मैनेज फ्लोट। हाईलाइट करो उसको, लास्ट स्टेटमेंट को। जो जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए आप भी करो, जल्दी करो फटाफट से। जो जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए प्लीज डू इट। तो कुछ कंफ्यूजन है क्या प्रेमांश? तो कुछ कंफ्यूज लग रहा था 10-15 में, अभी समझा? पक्का वापस समझो, क्लियर है? समझो, ठीक। फटाफट से करो, इसको अपन डीप में पढ़ेंगे। चलो जल्दी फटाफट से, ये बच्चों डन रहे? चलो, India has witnessed vast changes over the 31 years of economic reforms. Changes enumerated below are only broad
observations and are in no way comprehensive. India has increasingly integrated its economy with the global economy. India has progressively moved towards a market oriented economy with a sizable reduction in government's market intervention and controls. अभी गवर्नमेंट ज्यादा दखलंदाजी करती नहीं है, फ्री हैंड देकर रखा गवर्नमेंट ने, जाओ बेटा जो करना है करो, हम साथ हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करे तो आप अच्छे से काम कर पाओगे क्या? नहीं। देयर इज अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इनिशिएटिव। सही बात है। आज एचडीएफसी की मार्केट वैल्यू देखो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। एचडीएफसी इज द मोस्ट वैल्यूड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन दिस कंट्री। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जबरदस्त। अडानी देखो, अंबानी देखो, क्या रईस हो चुके हैं। बिरला, मित्तल, क्या रईस हो चुके हैं। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ भाई, द लास्ट 20-30 इयर्स। अडानी का नाम भी सुना था क्या तुमने कभी? कब सुना? अडानी का नाम कब सुना आपने? 22-23 में? आपको क्या लगता है अडानी अभी 22-23 में अमीर बना है? 22-23 में कोई इतना अमीर बन जाता है कि अंबानी के आगे चले जाए एक ही साल में? अडानी की कंपनी 40-50 साल पुरानी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको नाम आज पता चल रहा है कि अडानी करके कोई था या जिसने टेक ओवर किया है। आपको पता है अनिल अंबानी कौन है? अनिल अंबानी कौन है? का भाई मुकेश अंबानी से फार मोर रिचर था वो। अनिल अंबानी वॉज फार मोर रिचर देन मुकेश अंबानी। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है ये किसका है? रिलायंस कम्युनिकेशन वॉज ऑफ अनिल अंबानी। नाउ इट इज बैंकरप्ट। आयरनी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एसबीआई है, यहां पे अनिल अंबानी गया लोन मांगने, हकाल दिया उसको। यहां पे गया मुकेश अंबानी लोन मांगने, मुकेश अंबानी को पानी वानी पिलाया, चाय नाश्ता कराया, फिर लोन दिया। भाई ये दोनों। और फिर मुकेश अंबानी ने उसी लोन से अनिल अंबानी को बचाया। समझ रहे तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? मुकेश अंबानी हैज हेल्प अनिल अंबानी ह्यूज। तो बैंक से पैसा मिलना ही बंद हो गया था, बैंकरप्ट हो गई कंपनी। अपनी बीवी को बर्थडे पे चार्टर प्लेन गिफ्ट करे भाई साहब ने। चलो, then a number of sectors such as auto components, telecommunications, software, pharma, biotechnology and professional services have achieved very high levels of international competitiveness. सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बोलो इंडिया की, सन फार्मा। Then easing of trade controls has enabled easier access to foreign technology, inputs, know-how and finance. Stable foreign direct investment inflows and substantial foreign portfolio investments. India enjoys a solid cushion of exchange reserves close to 8 months of import cover. इसका मतलब क्या? आपको याद है 1991 में अपने पास सिर्फ 14 दिन का पैसा बाकी था, बताया था मैंने आपको, याद है ना? अब वो बढ़ के 8 महीने का हो चुका है कि भाई 8 महीने तक अपन आराम से बैठ सकते हैं, आराम से अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा और बढ़ गया है वो अभी करंट में। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व्स किस कंट्री के पास है? हा? अरे यूएस तो खुद ही डॉलर में ना रे, उसके पास कैसे रहेगा फॉरेन करेंसी रिजर्व? वो तो उनके पास तो खुद ही डॉलर है ना। फॉरेन करेंसी रिजर्व मतलब सबसे ज्यादा डॉलर किसके पास है? नो, चाइना। China has the biggest number of foreign currency reserves. सबसे ज्यादा चाइना इसलिए तो बाप बन के बैठा है। आपको पता है अभी ट्रम्प किधर है? अभी चाइना में ट्रम्प, कल ही गया। ट्रम्प इज इन चाइना राइट नाउ। ट्रम्प ने चाइना को बुलाया था, चाइना बोलता अच्छा बेटा हमको बुलाएगा, तू बाप को बुलाएगा। ट्रम्प को आना पड़ा चाइना। चाइना इज रूलिंग द वर्ल्ड। चाइना इज रूलिंग द वर्ल्ड। आप मानो या मानो, China is the superpower and they are the tomorrow. US economy is dying. UK economy is dying. हाँ? गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे यूएस, चाइना, इंडिया, जर्मनी, जापान, यूके, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या बात कर रहे हो? यूके एक समय पे पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। क्या बात कर रहे हो आप? यूके ने पूरे एक समय पे पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। ब्रिटिशर्स कहां के है? फिर पूरा वर्ल्ड का सोना, पूरा वर्ल्ड का ऑयल, पूरा वर्ल्ड का टेक्सटाइल, पूरा ऑयल, पूरा सब कुछ तो लेके चले गए साले। बचाया क्या? कुछ नहीं बचाया। और आज देखा जाए तो खुद भीख मांग रहे।
आज हम हमारे ऊपर so robust demand for information technology and financial services has kept the service trade surplus high at around 3.7% of GDP. आज आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो सबसे ज्यादा है. आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो एक चीज देखो, जितने भी स्टार्टअप्स अभी बने हैं, जितने भी स्टार्टअप्स अभी बाहर निकल के, बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बाहर निकल के, सबसे पहले तो आप मुझे बता पड़ो, जेप्टो क्या है? सर्विस. दूसरा जीरोदा क्या है? सर्विस. तीसरा जोमैटो, स्विगी, जितने भी सारे एडटेक कैंपस है, एडटेक, एसपीसी क्या है? ये सब सर्विसेज. isn't it? yes sir. तो मेजर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी आज किसका है? सर्विस सेक्टर का है. देन द increased incomes, large domestic market and higher levels of aggregate demand sustains the economy. India is better placed than most of the emerging market economies to deal with global headwinds. हम 1991 के बाद में इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुई है. मनमोहन सिंह के टाइम पे भी इंडिया वाज एट इट्स पीक बोल सकता हूँ कि भाई 2008 के जो क्राइसिस हुए थे, 2008 के क्राइसिस के अंदर भी इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से डील किया था. Then poverty has reduced substantially and reforms led to the increased competition in sectors like banking, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. आज आप देखो, पहले बहुत सारे जो सेक्टर्स थे, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे गवर्नमेंट के हाथ में थे. आज आप देखो कितने सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, isn't it? Then leading to greater customer choice and increased efficiency. It has also led to increased investment and growth of private players in these sectors. आज आप देखो कितने सारे प्राइवेट प्लेयर आ चुके हैं. एचडीएफसी बैंक के अंदर बाप है सबका. It's one of the biggest company. It is one of the biggest. It is biggest private sector bank in this country, isn't it? And also the infrastructure sectors have achieved the phenomenal growth. आज आप देखो 2014 के बाद में या फिर 2004 के बाद में देख लो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुआ है. हमारा रोड नेटवर्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द रोड नेटवर्क इन दिस एंटायर वर्ल्ड. देन वैल्यू एडेड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर. वैल्यू एडेड शेयर मतलब एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर कितना वैल्यूएशन है. एंड अलाइड एक्टिविटीज. अलाइड का मतलब होता है सपोर्टिव. हैज डिक्लाइंड स्टेडीली ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स. मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है. ठीक है. देन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर has deepened considerably due to India's financial sector liberalization. India's financial sector liberalization. आज आप देखो बैंक के अंदर बोल लो या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बोल लो या एसआईपी बोल लो या म्यूचुअल फंड बोल लो या कोई भी इन्वेस्टमेंट बोल लो, आज कितने सारे फॉरेन फर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं और ये फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन हो चुका है. यस सर, नो सर? बिल्कुल यस सर. However, the country is constrained by the high levels of fiscal deficit. ये बच्चों व्हाट डू मीन फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल का मतलब आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट, और डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम. मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मोर देन गवर्नमेंट का इनकम, तो अपन डेफिसिट में रहेंगे. एंड हाई लेवल ऑफ डेट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी एट 86% ऑफ जीडीपी. ओहो हो, मतलब इंडिया का जीडीपी अगर 100 है तो जीडीपी कितना है? 86. इंडिया का जीडीपी अगर 100 रुपया है तो जीडीपी कितना है? 86 रुपया है. यूएस का ऐसा उल्टा है. यूएस का जीडीपी है $24 ट्रिलियन, उसके ऊपर डेट जो है वो है $42 ट्रिलियन. सबसे ज्यादा डेट ट्रैप कंट्री इज यूएस. उनका जीडीपी 24 ट्रिलियन है लेकिन उसका जो डेट है वो $42 ट्रिलियन, मतलब उनकी जीडीपी से भी लगभग बहुत ज्यादा. In the financial year 21-22, among the emerging market and developing economies, India's debt is higher than the average of 64.5% for the 2022. मतलब अगर देखा जाए कि बाकी कंट्री से हमारा जो जीडीपी टू डेट रेशो है, हमारा जो जीडीपी टू डेट रेशो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम है बाकी इकोनॉमीज से. दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन in this decade. So this was the day. This was today's learnings. What we have learned. We have started with trade policy reform. First of all, we started with capital markets. फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने फिर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म डिस्कस किया, फिर हम लोग ने डिस्कस किया, फिर आगे जाके जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जीडीपी ग्रोथ रेट्स पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स. ऑलराइट गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. I'll see you tomorrow at the same time, guys. Thank you so much. Till the time, take care of yourself. This is your friend, mentor and coach, Kedar Pani signing in once again. I'll see you tomorrow. Till the time, take care of yourself, take care of family. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye.